हेडिंग हमारा है एल परिपथ। एल परिपथ का जो चित्र है, पहले चित्र को देख लेते हैं। एल परिपथ में, एल समझते हैं ना, एल परिपथ में एक कुंडली रहता है। इसमें क्या रहेगा, एक कुंडली। देखिए इस तरह से एल परिपथ में एक कुंडली होगा और यह कुंडली सीधे प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल स्रोत V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी से जुड़ा है। इसमें धारा बहेगा ऐसे। ये कुंडली है, इस कुंडली को हम लोग लोड कह सकते हैं या प्रेरक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, लोड या प्रेरक। और सभी लोग जानते हैं कि कुंडली का स्व प्रेरण गुणांक भी होता है, पढ़े है ना, याद है? कैसे दिखाए थे, एल से। कुंडली का स्व प्रेरण गुणांक एल। अब ये क्यों होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से हम याद दिला देते हैं। तो हमारे पास एक कुंडली है और कुंडली में हम आई धारा भेज रहे हैं। कितना धारा भेज रहे हैं, आई। कहाँ से भेज रहे हैं, विद्युत वाहक बल स्रोत V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, जिसमें V नॉट अधिकतम विद्युत वाहक बल है, मतलब शिखर विद्युत वाहक बल है, और V क्षणिक विद्युत वाहक बल है, मतलब किसी विशेष टाइम पर है, और ओमेगा टी क्या है, कला है, कोण है, एक तरह का कला है। तो ये तो हमारा पहला इक्वेशन यही बन जाएगा जी, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 1। एक चीज हो गया। अब इस V के कारण जो हम विद्युत वाहक बल स्रोत से जुड़े हैं, तो इसके कारण इसमें धारा बह रहा है। और जब किसी कुंडली में धारा बहेगा, और खास तौर से धारा जो है AC बह रहा है, तो AC धारा सभी लोग जानते हैं ना कि AC धारा का मान न्यूनतम से अधिकतम, अधिकतम से शून्य वही न्यूनतम, और फिर न्यूनतम से फिर नीचे की तरफ अधिकतम, फिर शून्य। एसी का मतलब होता है ना कि चालक तार में धारा एक बार लेफ्ट से राइट में जाए, राइट से लेफ्ट में आए, मतलब धारा का मान इसमें परिवर्तित होता रहता है। और जब कुंडली में धारा का मान परिवर्तित होगा, तो सभी लोग जानते हैं कि उस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। कैसे उत्पन्न होगा, इसको समझ लीजिए। देखिए इसमें धारा बहेगा ना, तो धारा के कारण यह कुंडली एक प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। क्यों, इसमें जब धारा बहेगा तो कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ना। अच्छा, एसी धारा है तो धारा का मान घटेगा बढ़ेगा, इसका मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र जो है, इसके द्वारा जो उत्पन्न किया गया चुंबकीय क्षेत्र है, वो भी घटेगा और बढ़ेगा। और जब चुंबकीय क्षेत्र घटेगा बढ़ेगा, तो चुंबकीय फ्लक्स भी हमारा घटेगा बढ़ेगा। और जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो उस फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उसमें क्या उत्पन्न होता है, विद्युत धारा। इसका मतलब कि एक तो धारा इसमें बह ही रहा है, साथ ही साथ एक और इसमें धारा उत्पन्न हो जाता है, तो ये हमारा मुख्य धारा हो जाता है। और जो उत्पन्न हो रहा है वो प्रेरित धारा हो जाता है। यही तो घटना कहलाता है ना, स्वप्रेरण। इसी घटना को ना स्वप्रेरण कहते, याद आ रहा है ना। तो यहाँ पर स्वप्रेरण की घटना होगी और इस विद्युत धारा मतलब मुख्य धारा के कारण इसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगा। तो वहां पर एक पद आया था स्वप्रेरण गुणांक, याद है, स्वप्रेरण गुणांक। तो हम लोग वहां पर एक हेडिंग पढ़े थे कि जब किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो उस कुंडली में से उत्पन्न जो कुंडली क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और धारा में लगातार परिवर्तन होने के कारण इस चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, और चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण इसमें एक धारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण इसमें क्या होता है, धारा बहता है। तो वहां पर एक और विद्युत वाहक बल का हम लोग सूत्र पढ़े थे, याद होगा तुम लोगों को, E इक्वल टू एल डेल्टा आई बटे डेल्टा टी। बाद में इस पर हम लोग क्वेश्चन भी किए थे, डेल्टा आई बटे डेल्टा टी। तब एक चीज बताइए, इसमें जो विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा है वो E है, वो क्या है, E, और वो किसके बराबर होता है, तो L इंटू डेल्टा आई बटे डेल्टा टी। वास्तव में ऐसे हुआ था, E इक्वल टू N डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी।
शुरू तो यहीं से ना हुआ था और यहाँ तक हम लोग पहुंचे थे, तो हमको इससे फिलहाल कोई मतलब नहीं है। ये फार्मूला पढ़े थे ना, तो ये कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र हो गया E = L डेल्टा I बटे डेल्टा T। अच्छा, ये जो विद्युत वाहक बल E है, इसको हम भी नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, भी कर सकते हैं ना। और बताइए यह भी किसके कारण उत्पन्न हुआ है, तो इस भी के कारण उत्पन्न हुआ है। आखिर इसमें जब धारा प्रवाहित किए हैं तभी नहीं इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है तो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हुआ है, और धारा में परिवर्तन के कारण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। तो जो उत्पन्न हो रहा है वो ये है, और जो हम दे रहे हैं इसमें विद्युत वाहक बल वो यह है। ताकि इसी के कारण तो उत्पन्न हो रहा है। ये अलग बात है कि इसका विरोध करेगा, विरोध करता है ना, इसके लिए माइनस भी लगता है। तो फिलहाल हमको यहाँ पर माइनस की जरूरत अभी नहीं है। तो अब तुम लोग ध्यान देना कि ये यहाँ पर एक स्व प्रेरण गुणांक भी उत्पन्न होगा, स्व प्रेरण गुणांक। तो इस कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल V = क्या लिख सकते हैं, L, तो डेल्टा I को DI लिखते हैं, DI बटा DT। इसको क्या बना दे रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2। इसमें कोई समस्या? अच्छा, L पर समझ रहे हैं किसे कह रहे हैं, जब हम प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल स्रोत से सीधे एक कुंडली को जोड़ देते हैं तो यह परिपथ L परिपथ कहलाता है। ठीक है, मान लेते हैं कि विद्युत वाहक बल स्रोत V = V0 sin ओमेगा t से स्व प्रेरण गुणांक L का एक कुंडली जुड़ा हुआ है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। तो जो हम धारा दे रहे हैं AC करंट, वो तो आपका V = V0 sin ओमेगा t है। अब इस AC करंट के देने से इसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, किस घटना के कारण, तो स्व प्रेरण की घटना के कारण। तो स्व प्रेरण की घटना के कारण इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। तो वो विद्युत वाहक बल कितना है, तो वो है V = L DI बटा DT। I वही धारा है और कितने समय तक हम प्रवाहित कर रहे हैं, T समय तक। तो V = हो जा रहा है L DI बटे DT। तो इसी V के कारण यह उत्पन्न हुआ है, या ऐसे कर सकते हैं इसके कारण यह उत्पन्न हुआ है। या तो कोई समस्या है नहीं, दो इक्वेशन बन गए। अब हमारा जो मुख्य काम होता है वो होता है इसमें धारा का मान I ज्ञात करना। जैसे कल ज्ञात किया गया था, R परिपथ में एक I ज्ञात किया गया था ना, एक V था, तभी ना दोनों में तुलना किए थे। तो हमको क्या ज्ञात करना है, I। तो यहाँ से अगर I निकालना हो तो क्या करेंगे बताइए, तो इसको अभी समीकरण 2 रहने दीजिए, अभी रहने दीजिए समीकरण 2। हमको I चाहिए ना, एक चीज और है, DI ज्ञात है, I नहीं पता है, हमको क्या पता है, DI। तो फिलहाल पहले DI को अलग कीजिए, उसके बाद हम DI से क्या बनाएंगे, I बनाएंगे। अब तुम लोग काट के D से D मत खत्म कर देना, कहना I मिल गया, D को भेज दो, L को भेज दो, I मिल गया, ऐसा नहीं है। DI छोटा धारा है, धारा में परिवर्तन है, क्योंकि देखिए वास्तव में धारा में तो लगातार परिवर्तन हो रहा है ना, इसीलिए D लिया जाता है। तो D किसको दिखा रहा है, परिवर्तन को दिखा रहा है। तो हम पहले DI निकालते हैं। बताइए DI निकालने के लिए क्या करेंगे, चल जाएगा ऊपर, तो D × DT बटा L। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि DI = V बटा L DT। अच्छा, V का मान रख दे रहे हैं, V बटा L है ना, तो V का मान V0 sin ओमेगा t रख दे रहे हैं, V0 sin ओमेगा t अब बटा L। उसके बाद अभी DT भी है, देख लीजिए, V के बदले में V0 sin ओमेगा t बटा L, और DT है ना अभी, तो यहाँ पर क्या हो गया, DT। अब हमको क्या करना है, I का मान निकालना है। तो इस तरह का कहीं भी अगर दिखाई दे, DW पहले एक समय में आता था हम लोग के पास, तो DW आता तो समाकलन करते थे, DI आ रहा है, I निकालना है, तो फिर क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे। इधर I के सापेक्ष हो जाएगा, इधर T के सापेक्ष, जिस रूप में रहेगा उसी के सापेक्ष में समाकलन करेंगे। DI मतलब I के सापेक्ष,
dt। यही तो बताता है कि किसके सापेक्ष समाकलन करना है। तो लिख देना दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। यहाँ तक समस्या नहीं ना अभी? अब होगा तो इसके लिए है ना, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर। पहले इसके पहले कोई समस्या हो तो बता दो। इधर कोई समस्या नहीं ना है? कुंडली को पहचान लोगे ना, एल परिपथ को पहचान लोगे। विद्युत वाहक बल स्रोत से क्या जुड़ा रहेगा? एक कुंडली। इसमें कितना धारा प्रवाहित हो रहा है? वोल्टेज कितना दिया गया है? V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। एक इक्वेशन ये बन गया। अब इसमें कुंडली में जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा तो कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो चुंबकीय फ्लक्स भी उत्पन्न होगा। चूंकि ये एसी करंट है तो धारा का मान लगातार घटेगा बढ़ेगा, तो इससे संबंध चुंबकीय फ्लक्स का मान भी लगातार घटेगा बढ़ेगा, माने परिवर्तन होगा। और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो यहाँ पर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। वो प्रेरित विद्युत वाहक बल यह है V इक्वल टू कितना? तो L di बटा dt। लेकिन यह भी इसी के चलते उत्पन्न हुआ है। तो हम लास्ट में क्या करेंगे कि इस V के बदले में ना V नॉट साइन ओमेगा टी रखेंगे। तो पहले हमको I निकालना होता है, तो पहले हम di को थोड़ा सा क्या कर दे रहे हैं? अलग कर दे रहे हैं। तो di हमारा यहीं पर है, dt चल गया इसके पास, तो V इंटू dt, L कहाँ चलाएगा? और अभी हम कह रहे थे ना कि V के बदले में रखेंगे V नॉट साइन ओमेगा टी, क्या रख दिए? V नॉट साइन ओमेगा टी। अब हमको धारा निकालना है। मुख्य काम हमारा क्या होता है? धारा निकालना। अगर हम धारा निकाल देंगे तो प्रतिरोध भी निकाल लेंगे आराम से, क्योंकि विभव तो पता हम लोगों को। तो ओम का नियम लगाएंगे और V इक्वल टू आई आर से प्रतिरोध भी निकाल लेंगे। तो प्रतिरोध निकालने में ज्यादा चिंता की बात नहीं है, केवल मेन काम हमारा क्या है? धारा निकाल देना। तो धारा निकालने के लिए अब यहाँ पर पहले से डी आई दिया है, तो डी को समाप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? समाकलन करना पड़ता है। और डी को ले आने के लिए ना अवकलन करना पड़ता है। जब अवकलन करते हैं तो डी वहां पर आ जाता है, और समाकलन करते हैं तो डी क्या होता है? हट जाता है। तो दोनों पक्षों का हम क्या कर दे रहे हैं? समाकलन। समाकलन कीजिए तो ये हो जाएगा डी आई। अच्छा एक चीज ध्यान देना, निश्चित समाकलन हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं है कि हम कहां से कहां तक आई का मान बढ़ा रहे हैं, चाहे कहां से कहां तक घटा रहे हैं। इसलिए हम समाकलन कर रहे हैं, हम निश्चित समाकलन नहीं कर रहे हैं। इसमें देखिए V नॉट और L। V नॉट अधिकतम विभव है, वो तो कांस्टेंट है। L स्वप्रेरण गुणांक है, वो भी नियतांक होता है। तो ये इन दोनों का तो समाकलन नहीं होगा। समाकलन किसका होगा? साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। क्या हो गया? ठीक है, बढ़िया पारा हटना कितना पारा हटा जाता है? तो साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। अब सूत्र पर ध्यान दीजिए, खास तौर से हम विशेष आग्रह करेंगे बायोलॉजी वालों से। मैथ वाले तो समझ लेंगे इसको, बायो वाले जरूर समझे इसको ध्यान से। देखिए बिल्कुल भरोसा है, पढ़ा दिए तो भरोसा है। बायोलॉजी हल्का नहीं ले रहे हैं, हल्का ले रहे हैं। नहीं हम हल्का नहीं ले रहे हैं, हम हल्का ना माइक्रोन में ले रहे हैं। चलिए देखिए, दो सूत्र पर ध्यान देना है, दो सूत्र पर। एक तो ये सूत्र dx बाई dt, इसका होता है x। अब हम सामान्य रूप से समझाने के लिए कह देना कि जब 1 का समाकलन करते हैं dx के सापेक्ष, अरे कुछ नहीं आगे तो 1 है। जैसे di तो कह रहा है कि हमको हमारे सापेक्ष समाकलन करना है, लेकिन किसका? तो कुछ नहीं है तो 1 का। लेकिन यहाँ 1 नहीं ना है, dt के सापेक्ष साइन ओमेगा टी का समाकलन करना है, तो यहाँ 1 तो नहीं है। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 का जब समाकलन करते हैं ना, तो जिसके सापेक्ष समाकलन करते हैं, जैसे dx के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं तो x आ जाता है। अगर हम dy के सापेक्ष समाकलन करेंगे ना, y आ जाएगा।
dz के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो z आ जाएगा, उस हिसाब से डी आई का समाकलन क्या आएगा, आई आ जाएगा। इसमें कोई समस्या तो नहीं है। मैथ वाले अभी उल्टा पढ़ रहे हैं, ये लोग x का अवकलन 1 पढ़ते हैं, x का अवकलन 1, तो 1 का समाकलन x का अवकलन 1 का समाकलन x, वही ये 1 का समाकलन क्या हो जा रहा है, x हो जा रहा है। आप लोग सीधे याद रखेंगे ये फार्मूला, और d से हिसाब को कटा दो, x निकल गया बाहर। सांप नहीं है, ये लोग हैं, नागिन तो d नागिन नहीं, मिल्क की बात नहीं। तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, x। एक सूत्र याद रखना है। दूसरा एक और सूत्र होता है, ध्यान से देखिए। दूसरा एक सूत्र होता है, दूसरा एक सूत्र होता है साइन के एक्स, हाँ साइन के एक्स। वैसे एक मेन सूत्र जो होता है ना साइन एक्स, तो साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स का समाकलन। और मैथ वाले पढ़े होंगे, बाकी लोग भी ध्यान दे, कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स। ध्यान देना, कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, तो उल्टा साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स। तो ये याद रखना है कि साइन एक्स का समाकलन होता है कितना, माइनस कॉस एक्स, यहाँ dx रहेगा, ठीक है। लेकिन जब इसमें k कांस्टेंट लग जाता है ना, कांस्टेंट मतलब कि 2x हो सकता है, 3x हो सकता है, 4x हो सकता है, जैसे ओमेगा t है। तो अगर जब k लगता है ना, इसमें थोड़ा सा बदलाव हो जाता है, ये माइनस कॉस kx, जैसे साइन का कॉस हो रहा है ना, वैसे ही साइन का कॉस तो हो गया, लेकिन बटा में आ जाता है k। यही थोड़ा सा याद रखना है। ऊपर लिखे हैं, अरे काटेंगे नहीं, आखिर यही तो है, यही तो k है, इसी के चलते तो ये नीचे आ रहा है, इसी k के चलते कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। अगर साइन एक्स dx अकेले x रहता तो साइन एक्स का अवकलन माइनस समाकलन माइनस कॉस एक्स हो जाता है, लेकिन यह k कांस्टेंट आके काम गड़बड़ कर दे रहा है, और गड़बड़ करने के चलते कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। क्यों नीचे जा रहा है, क्या करें, थोड़ा सा प्रयास करते हैं समझाने का कि क्यों नीचे जा रहा है। लेकिन अभी सूत्र को आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ये वाला साइन एक्स का माइनस कॉस, साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स, ये फार्मूला है, ठीक है। इस फार्मूले पर इसको बनाना चाहते हैं। समाकलन का नियम ये है ना कि जिसके सापेक्ष हमको समाकलन करना होता है केवल वही यहाँ होना चाहिए। माने x के सापेक्ष करना है ना समाकलन, तो x केवल होना चाहिए, लेकिन x नहीं, x के साथ क्या है, k है। यहाँ dt के सापेक्ष समाकलन करना है ना, माने t के सापेक्ष समाकलन करना है, तो केवल t ही रहना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या है, ओमेगा। अगर ये ओमेगा नहीं रहता तो साइन t का माइनस कॉस t लिख देते, एक लाइन में हो जाता। लेकिन ये k या ओमेगा के चलते थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। अब होता क्या, देखिए यह dx है ना, तो यहाँ पर केवल x रहता तो ठीक रहता। तो हम क्या करते हैं कि हम प्रयास ये करते हैं कि जिस रूप में यह है ना, उसी रूप में इसको भी चेंज कर दें। मेन टारगेट क्या होता है कि जिस रूप में यह है उसी रूप में इसको चेंज कर दें। तो हम kx को ना कुछ अलग पद मान लेते हैं, जैसे a b c d चाहे t कुछ भी मान लेते हैं। तो हम kx को कुछ देर के लिए मान लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखते हैं माना kx इक्वल टू थोड़ी देर के लिए क्या मान ले रहे हैं, t। तो kx को जब t माने हैं तब तो ये हो जाएगा साइन t होना चाहिए ना, साइन t। तो साइन t या dx तब कैसे लिख दें, तो dx को dt होना चाहिए। जब यह t है तो क्या होना चाहिए, dt। तो kx को t तो मान लिए हैं, लेकिन अब dx को क्या बनाना पड़ेगा, dt क्या बनाना पड़ेगा, dx को dt बनाना पड़ेगा। ध्यान से सुनो, एक लाइन का काम इतना टाइम लगा रहे हैं हम केवल समझाने के लिए। kx का हम t मान लिए और dx को क्या बनाना है, तो ध्यान देना, हमको d ले आना है, हटाना नहीं है, लेके आना है। तो अवकलन करेंगे तो k कांस्टेंट है, k क्या है, कांस्टेंट है। और जब अवकलन करते हैं तो ये हो जाता है dx बाई dt। क्या होता है, dx बाई dt।
और टी का अवकलन 1, टी का अवकलन 1। अब कुछ लोग इस तरह समझा देते हैं, कुछ लोग इस तरह समझाते हैं कि के एक्स में dx आ गया ना तो इधर dt आ जाएगा, दोनों में परिवर्तन कर दिए तो k dx बराबर dt। तो ये मत सोचना कि दोनों पक्ष में d से गुणा हुआ है, नहीं, अवकलन किए हैं। तो अवकलन में तो कांस्टेंट का अवकलन होता नहीं है, और x का हो जाएगा dx बाई dt। हम किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं? t के सापेक्ष, तो dx बाई, और t के सापेक्ष t का अवकलन 1 होता है, तो वही dt भेज दिए इधर ना, तो dx बराबर क्या हो गया है? dt हो गया है। समझ आ रहा है? अब हम k dx बराबर क्या लिख सकते हैं? dt। तो ये बताइए तब dx बराबर क्या लिख देते हैं? dt बाई k। dt बाई k। अब देखिए हम लोग का हो गया व्यवस्था। साइन के एक्स, ध्यान दीजिए, साइन के एक्स, तो साइन के एक्स के बदले में क्या माने हैं? साइन टी हो गया इंटू dx ना है, तो dx के बदले में dt बाई के है, dt बाई के कांस्टेंट है, चला है कहाँ पर? बाहर, तो कुछ नहीं है, नीचे 1 बाई के रूप में आएगा। और ध्यान देना कि अब यह केवल स्पेशल टी कोण है, इसके साथ गुणा में है, ये अलग चीज है, ये अलग है। तो के कहाँ चला है? बाहर। अब क्या बच गया? साइन टी dt। देखिएगा dt और टी हो गया ना। अब साइन का अवकलन सीधे क्या होता है? माइनस कॉस, तो 1 बाई के है, और साइन का माइनस कॉस टी। अब देखिएगा जब पूरा का बटा नहीं लिख सकते इस तरह से, माइनस कॉस टी बाई के। अच्छा, टी किसके बदले में माने थे? एक्स के बदले में क्या माने थे? हटा के क्या लिख देंगे? देखिएगा फिर वही चीज आया। तो हम सीधे सीधे फार्मूला जानते हैं कि साइन के एक्स dx इक्वल टू माइनस कॉस के एक्स बाई के। इसलिए फार्मूले को सब लोग याद रखेंगे। बात मत करो, ध्यान से सुनो, मतलब पूछ के पीट देंगे हम। एक सूत्र हो गया और एक सूत्र हो गया, साइन के एक्स dx इक्वल टू माइनस कॉस के एक्स बाई के। दो सूत्र याद रखना है, दोनों सूत्र इसमें लगा देना है। तो dx इक्वल टू एक्स होता है, तो di इक्वल टू आई v नॉट बाई एल, ठीक है, v नॉट बाई एल। अच्छा, साइन ओमेगा टी का माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक है, बटा के बदले में कौन आएगा? ओमेगा। तो बटा क्या हो जाएगा? ओमेगा। ओमेगा का गुणा हो जाएगा यहाँ पर, तो आई इक्वल टू माइनस v नॉट बाई ओमेगा इंटू एल, और ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। तो ये निकल गया धारा के लिए सूत्र, समझे? इसको बना देना इक्वेशन नंबर 2। ये धारा के लिए सूत्र बन गया, लेकिन सूत्र बनाने के बाद हमको कलांतर भी तो निकालना होता है, कला में तुलना कराना होता है। तो इसका जो कलांतर है वो तो ओमेगा टी आ रहा है, लेकिन किस रूप में है? कॉस में। ये किस रूप में है? तो एक कॉस में है, एक साइन में है। तुलना कराने में थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, या तो दोनों कॉस में होता, नहीं तो दोनों किस में होता? साइन में, तब तुलना कराना ठीक रहता। तो हम क्या कर रहे हैं कि इस कॉस को साइन में चेंज कर रहे हैं। इस कॉस को किस में चेंज कर रहे हैं? अब यहाँ पर थोड़ा सा काम करेगा त्रिकोणमिति, थोड़ा सा त्रिकोणमिति लगेगा, और क्लास 10th में पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का फार्मूला। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, बोलिए पढ़े हैं? साइन 90 माइनस थीटा बराबर, तो हमको इस कॉस को ले जाना है साइन में, कॉस को ले जाना है साइन में। तो कॉस का जो भी कोण होता है ना, जब साइन में ले जाते हैं तो वही चीज 90 में से घट जाता है। तो उस हिसाब से हम कॉस ओमेगा टी थीटा के बदले में है, किसके बदले में है? तो ये बताइए, कॉस ओमेगा टी बराबर साइन 90 माइनस ओमेगा टी लिख सकते हैं ना? लिखा सकता है। तो देखिए यहाँ पर इट इम्प्लाइज दैट आई इक्वल टू क्या बन गया? आई इक्वल टू क्या बन गया?
माइनस वी नॉट बाई ओमेगा एल माइनस वी नॉट बाई ओमेगा एल। अब साइन नहीं रहे, कॉस नहीं रहेगा, साइन रहेगा। क्या रहेगा? माइनस छूट रहा है क्या? आगे आगे माइनस छूट रहा है, साइन। तो 90 को पाई बाई 2 कर दें, माइनस ओमेगा टी। बोलिए सही है। एक चीज थोड़ा सा और संशोधन करना है, इसमें माइनस आगे रही है, इसमें आगे क्या है? तो माइनस को हटा दिया जाए तो एक और त्रिकोणमिति का सूत्र आता है। चूंकि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, माने साइन के आगे अगर माइनस है ना तो वो माइनस जाके ना कोण में गुणा हो जाता है। कोण में क्या होता है? गुणा हो जाता है। ये सूत्र है 10 का किताब एक बार खोल के देख लेना, वहां पर पढ़ाया गया है। साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। वो 11 में पढ़ाए थे क्या? शुरू किए थे तो नहीं पढ़ाया, 12 में बिल्कुल थोड़ा सा शुरू किए थे ना। 12 में पढ़ाए इनवर्स शुरू किए थे बस। इनवर्स जब हम बेसिक त्रिकोणमिति पढ़ाए थे उसमें पढ़ाया गया था। सब गायब है, त्रिकोणमिति में भाई प्रतिलोम 11 में हमारे में पढ़ा जाएगा। प्रतिलोम पढ़ रहे हैं 12 का शुरू करने से पहले 3-4 दिन 5 दिन 10 दिन बेसिक पढ़ाए थे, उस बेसिक में बताए थे। भूल जाओ तुम लोग, 10 में का देखना, 11 में बताए थे, पता ना कौन दिमाग से बताया। छोड़ो, सूत्र देखो ध्यान से, और तुम लोग को नहीं याद है तो हम क्या करें बताओ? हमारे चिल्लाने से कुछ होने वाला थोड़ी है। साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, मतलब अगर हमको जरूरत पड़े ना कि साइन के आगे से माइनस हटा दें तो वो सीधे माइनस कहाँ के गुणा होता है? कोण में गुणा हो जाता है। तो हम भी यहाँ जो साइन के आगे माइनस दिख रहा है इसको हटाना चाहते हैं, और हटाना इसलिए पड़ रहा है ना क्योंकि तुलना कराना है। तो तुलना कराने के लिए यहाँ माइनस नहीं है, आई इसमें माइनस आ रहा है। हम तो आई का मान यही निकाल चुके थे, लेकिन तुलना कराने के लिए हमको साइन कॉस को किसमें चेंज करना पड़ा? साइन में। उसके अलावा फिर से माइनस वाला समस्या है, तो माइनस को भी खत्म करेंगे। तो ये जो माइनस ये यहाँ से हटेगा तो ये कोण में जाके क्या होगा? गुणा हो जाएगा। तो जब ये कोण में गुणा होगा तो आई का सूत्र क्या बनेगा? देखिए वी नॉट बाई ओमेगा, वी नॉट बाई ओमेगा एल। अच्छा माइनस जाएगा ना, ध्यान से इसको माइनस बनाएगा, इसको प्लस बना देगा। जब गुणा करेगा ना तो चिन्ह उल्टा हो जाएगा, इसको माइनस कर देगा, इसको क्या करेगा? तो प्लस वाला को आगे लिख देते हैं, माइनस वाला को पीछे लिख देते हैं। ऐसे साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। कोई समस्या इसमें? ये आ गया ओरिजिनल नंबर का, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। समझ में आया? हाँ, पाई बाई 2 90 है, 180 बटा 2 पाई माने 180 बटा 2 90। ये हो गया। और थोड़ा ध्यान से देखो, हम एक फार्मूला पढ़े थे I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, याद है? I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो उससे अगर तुलना करा देंगे, ध्यान देना, उससे अगर तुलना कराएंगे तो I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, यही तो कलांतर है, ये कम ज्यादा होता है। तो आई नॉट के बदले में कौन आ रहा है? वी नॉट बाई ओमेगा एल। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ना कि उपरोक्त से आई नॉट इक्वल टू वी नॉट बाई ओमेगा एल। एक सूत्र बन गया। तो शिखर धारा के लिए फार्मूला क्या हो गया? आई इक्वल टू वी नॉट बाई ओमेगा एल। आई नॉट इक्वल टू वी नॉट बाई, अब आई इक्वल टू फार्मूला होता है ओम के नियम से v बटे आर। आई इक्वल टू क्या होता है? v बटे आर। आई इक्वल टू v बटे आर। तो आर का काम कौन कर रहा है? इसका मतलब कि कुंडली का प्रतिरोध कितना होगा? ओमेगा एल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुंडली का प्रतिरोध कितना होगा? समझ आ गया ना? यह प्रतिरोध निकालना नहीं पड़ा, स्वतः दौड़ते हुए आ गया। कम प्रतिरोध है। आई नॉट इक्वल टू वी नॉट बाई ओमेगा एल। आई का मान आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, आई का मान यहाँ से निकाल सकते हैं, और आई नॉट का मान निकालना होगा तो इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। ये हम तुलना करा के ले आए हैं।
आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है ना, तो आई नॉट के बदले में कौन आ रहा है, वी नॉट बाई ओमेगा एल। तो ये धारा हो गया, ये विभव हो गया, तो जो बचा है वो क्या है, प्रतिरोध ना है। किसका प्रतिरोध है, कुंडली का। तो कुंडली का प्रतिरोध यहाँ पर हो गया ओमेगा एल। हम चाहें तो लिख सकते हैं कुंडली का प्रतिरोध बराबर ओमेगा एल। इसका जरूरत पड़ेगा हम लोगों को। फिलहाल इतना समझ में आया है ना। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ खींचेंगे, तो सदिश ग्राफ खींचेंगे, और ये कौन था दूसरा वाला, कला आरेख। तो 2 ग्राफ खींचना है हम लोगों को। तो पहले इतना लिखा जाए, फिर आगे देखिए यहाँ से 2-3 चीजों को हम लिख लेते हैं फिर से एक बार। यहाँ पर हम लिखे थे v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 1 था। और 2 क्या था, कॉस में था शायद, v इक्वल टू आई माइनस वी नॉट आई इक्वल टू माइनस वी नॉट बाई ओमेगा एल। ये समीकरण 2 था। और इसी को हम लोग साइन में लेके गए हैं ना, तो आई इक्वल टू वी नॉट बाई ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब हम आई से अगर इसकी तुलना कर दें, तो यही तो आपका आई नॉट होता है। वो चीज यहाँ पर हम लिखे भी हैं, आई इक्वल टू आई नॉट इक्वल टू वी नॉट बाई ओमेगा एल। तो आई नॉट इक्वल टू वी नॉट बाई ओमेगा एल, ठीक है। अब चाहे तो इस समीकरण 3 को ऐसे भी लिख सकते हैं, आई इक्वल टू इसके बदले में हो गया आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, समीकरण 4 हो गया। और हम बता रहे थे कि यही चीज आपका प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध है ना। आई इक्वल टू होता है v बाई आर, तो ये आर प्रतिरोध ना है। लेकिन कुंडली के प्रतिरोध को ना आर से नहीं दिखाते हैं, कुंडली के प्रतिरोध को कैपिटल एक्स से दिखाते हैं। कुंडली के प्रतिरोध को किसे दिखाते हैं, कैपिटल एक्स। और नीचे उसमें एल लिख दिया जाता है। एल मतलब कि एल प्रेरकत्व की कुंडली है। देखिए जो प्रतिरोध होता है ना, इसको हम एक्स एल से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं, तो एक्स एल का फार्मूला बन जाता है एक्स एल इक्वल टू ओमेगा एल। और एक्स एल को ध्यान देना, प्रतिरोध तो है, लेकिन यहाँ पर प्रतिरोध न कहते ना प्रतिघात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिघात, कुंडली का प्रतिघात। ध्यान देना, कुंडली का प्रतिघात वास्तव में प्रतिरोध ही है, बस यहाँ पर नाम क्या हो गया है, बदल गया है, प्रतिघात। तो प्रतिघात को हम दिखाते हैं किससे हैं, एक्सेल से। यही चीज है, ये प्रतिरोध ही है, बस नाम इसका क्या हो गया, प्रतिघात। तो एक्सेल इक्वल टू हो जाता है ओमेगा एल, ठीक है। और चूंकि आपका जो विद्युत वाहक बल जो यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल, एक कुंडली के घूमने से उत्पन्न हुआ था। याद है शुरू में प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कुंडली के घूमने से उत्पन्न हुआ था। उसी कुंडली का जो कुंडली घूम रहा है उसका कोणीय वेग क्या है, ओमेगा। तो यदि आवर्त काल टी है, यदि आवर्त काल टी है, तो ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई बाई टी। क्लास 11 का फार्मूला है। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई टी। तो हम इस ओमेगा के बदले में लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी। एक चीज और होता है, 1 बाई टी जो होता है ना, यन के बराबर होता है, यन इसकी आवृत्ति होती है, होता है ना जी। तो यदि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई, लेकिन यन नहीं लिखा जाता है, एफ लिख देते हैं, फ्रीक्वेंसी। यन लिखिए चाहे एफ लिखिए, बात एक ही है। तो फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं, तो 2 पाई एफ किसके बदले में, ओमेगा के बदले में। तो प्रतिघात कितना हो जाएगा, प्रतिघात एक्सएल बराबर 2 पाई एफ एल। एक सूत्र ये बन गया
प्रतिघात के लिए एक सूत्र यह बन गया, ये किसके लिए बना है? प्रतिघात के लिए। और यहाँ आप कह सकते हैं जहाँ F इक्वल टू 1/t, समझ रहे हैं? F क्या है? आवृत्ति है। आवृत्ति मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली घूम रहा है ना, वो 1 सेकंड में कितना चक्कर घूम रहा है, वही आपका क्या है? F है। ये तो फार्मूला समझ में आ रहा है। अब आते हैं अपने मेन चीज पर, आरेख पर। आरेख, आरेख में हमारे पास सदिश आरेख है और कला आरेख है। तो कला आरेख में थोड़ा समझिए, यहाँ पर आई के लिए फार्मूला है और भी के लिए फार्मूला है। तो इस भी का कला कितना है? ओमेगा टी। ध्यान देना, भी की कला बराबर ओमेगा टी और आई की कला ओमेगा टी माइनस π/2। अब ये बताइए ज्यादा कौन है? ओमेगा टी ज्यादा है ना? उसमें से π/2 कम है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब ओमेगा टी ज्यादा है तो आपका भी जरूर ज्यादा होगा। भी क्या होगा? ज्यादा। इसको यहाँ से भी आप क्लियर कर सकते हैं। यहाँ देखिए, भी नॉट में कुछ भाग किए हैं तो अपना आई नॉट आ रहा है, इसका मतलब कि भी नॉट बड़ा है, आई नॉट क्या है? हम यहाँ से कह सकते हैं कि भी नॉट ग्रेटर देन आई नॉट। भी नॉट ज्यादा है, आई नॉट क्या है? वही हम कह रहे हैं कि भी ज्यादा है, आई क्या है? यहाँ दिख भी रहा है कि कम है। कितना कम है? π/2। तो कलांतर बताइए कितना है? π/2। कलांतर कितना हो गया? π/2। इसका मतलब कि भी अग्रगामी है, आगे आगे चल रहा है और आई पीछे पीछे चल रहा है, पश्चगामी। तो कितना पश्चगामी है? π/2। कितना पश्चगामी है? π/2। अब इसका हम कला आरेख खींच दें तो ये आपका हो गया, इसको लिख लो, मिटा दे, थोड़ा मिटा के तब खींचते हैं। जहां तक लिखे हैं ना, ऐसे इस चीज को तो लिखे लिए हैं। एक्सेल नहीं, कुंडली का प्रतिरोध नीचे एक्सेल नहीं लिखा थे? एक्सेल नहीं, एक्सेल में खाली ओमेगा कहाँ तक लिखे हैं? कुंडली का प्रतिरोध ओमेगा। अब इसके नीचे लिखिए, बोल दे रहे हैं, उसके बाद से इसको लिखते हैं। नीचे लिखिए, कुंडली के प्रतिरोध को प्रतिघात कहते हैं। प्रतिघात कहते हैं। कुंडली के प्रतिरोध को प्रतिघात कहते हैं, जिसे XL से प्रदर्शित किया जाता है। और तुमको समझ में आ रहा है कि ओमेगा एल क्यों आ रहा था, और एनसीईआरटी में इसको ड्राइव नहीं किया था। एनसीईआरटी में सीधे दिया था, सीधे लिखा भी दिए थे। तो एक्सएल इक्वल टू कितना हो जाता है? वहां सीधे फार्मूला हम लोग पढ़ लेंगे, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल। तो ये आ रहा है यहाँ से, ठीक है। अब नीचे लिख लो, कुंडली का प्रतिघात एक्सएल बराबर ओमेगा एल, और यहाँ तक लिखना है, ऊपर से इतना लाइन लिख लो। मात्रा कुछ बताएगा इसका? एक्सएल का है प्रतिरोध है ना, है घात का पुलाव हो गया है, प्रतिरोध का प्रतिघात हो गया है। मेकअप ऑफ घात इज नोन एज पुलाव। अच्छा, भारतीय हमको इंग्लिश सब तेज हो रहा है। हमारा इंग्लिश सुन के नाम इन्होंने भेजा, सही है। स्पोकन जो कराते हैं वो पूछ जाएगा छत पर। खाली नो न चाहिए, नो न सही है। इसका बोल दो, इसका
हमने के महीने में जितने से जी आपको आता है ना ये हमने कहा बहुत है, हमारा इतने से काम चल गया, तुम लोग का भी चल जाएगा। कौन सी गए तीन लाइन में इतना टाइम आरे वाला उतार देगा तुमको। ये तो लिखना था, लिख के बैठे हैं, अब आप कहेंगे कि हो गया तब कहेंगे तो कहेंगे हाँ। चलिए देखिए, तो आरेख खींचते हैं हम लोग। आरेख ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष। इसको थोड़ा सीधा खींच देते हैं, एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। अब भी की जो कला है ओमेगा टी है, और आई की जो कला है वो ओमेगा टी माइनस से कम है। अच्छा, कम भी है और ये छोटा भी है। तो जब सदिश हमारे खींचेंगे ना, तो इसका सदिश छोटा रहेगा, इसका थोड़ा सा क्या रखेंगे, बड़ा रखेंगे। तो पहले हम भी को खींच देते हैं, तो भी जो है हम ऐसे खींच दे रहे हैं, भी हमारा ये है, ये भी नॉट हो गया कितना कोण पर, ओमेगा टी कोण पर हो गया। अच्छा, इस भी नॉट से जो आपका आई नॉट है, आई नॉट ये कितना डिग्री पीछे है, माने 90 डिग्री, उससे 90 डिग्री कम है। ये बताइए, इस पर अगर 90 डिग्री हमको बढ़ना होता है तो हम इधर जाते हैं, घटना होता है तो कहाँ आते हैं, तो इससे 90 डिग्री कम करेंगे तो इधर आ जाएंगे। तो 90 डिग्री कम कर दीजिए इधर, ये कितना हो गया, पूरा 90 डिग्री। जैसे ये कोण आपका 0 डिग्री है, तो 90 बढ़ना होता है तो यहाँ पर आ जाते हैं, ऐसे एंटी क्लॉक घूमते हैं, और 90 कम करना होगा ना तो क्लॉक वाइज नीचे चले जाएंगे। तो ये आपका हो गया आई नॉट। ये थोड़ा सा बड़ा है, ये थोड़ा सा क्या रखें, छोटा रखें, बस इसीलिए छोटा रखा गया है ताकि दिखे कि ये छोटा, हाँ छोटा है। इसको मिटा दिया जाए, कालांतर सब लोग पाई/2 समझ ही रहे हैं। अब इसका हम एक वो भी खींच देते हैं डायग्राम इस तरह से। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले भी का खींचते हैं, भी ना बड़ा है जी, यहाँ पर भी नॉट ग्रेटर देन आई नॉट है, ठीक है। तो भी बड़ा है, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, इधर ले लेते हैं एक्स डैश, और नीचे हो गया वाई डैश, ठीक है। ध्यान से देखिए, भी नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब भी का जो ग्राफ होगा वो साइन के हिसाब से खींचेंगे। तो साइन का ग्राफ कल बताए थे, साइन का ग्राफ ऊपर की तरफ ना होता है जी, तो साइन का ग्राफ इस तरह से होगा और ये इस तरह से आके इधर चल जाएगा। ये किसका ग्राफ है, साइन का। और जो ये आप हाईएस्ट देख रहे हैं ना, ये वाला चीज, ये भी नॉट है। ये जो हाईएस्ट देख रहे हैं क्या है, भी नॉट। ये 0, देखिए ये 0 होता है, यहाँ बीच में 90 होता है। जहाँ ये हाईएस्ट है ना वहाँ ये 90 है, 180, फिर यहाँ पर 270, फिर यहाँ पर 360। ये साइन का हो गया ग्राफ। अब इसके बाद हमको समीकरण 4 के लिए आई का ग्राफ न खींचना है, तो ये भी साइन में ही है, तो ध्यान देना, ये भी किसमें है, साइन में। लेकिन साइन वाले में देख रहे हैं यहाँ पर -π/2 दे रहा है, तो वास्तव में जो ये आई आया है ना, यह वाला, ये समीकरण 2 से ही आया है। और 2 वाला ग्राफ किसमें है, कॉस का खींचना आसान होता है इस वाले की तुलना में, माने माइनस जो π/2 घटाया है ना, इससे आसान है किसका, कॉस का। अब कॉस में किसका, माइनस कॉस का। तो पहले कॉस का ग्राफ बताते हैं कि कॉस का होगा कैसे, तब वो माइनस वाला बताते हैं। ये मान लीजिए आपका हो गया 0, 90,
180, 270, ऐसे ही नकल किया गया था। तो कॉस का मान पहले 0 रखिए, तो कॉस 0 का मान तो 1 ऊपर न है, मतलब यहाँ पर हाईएस्ट होगा। और कॉस 90 का मान मतलब यहाँ पर आ जाएंगे, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ मिल गया। और कॉस 180 माइनस में 1, कॉस 180 को माइनस में 1 होता है। और कॉस 270 0, और कॉस 360 प्लस में 1, अरे जो 0 का होता है वही तो 360 का भी होता है, ऐसा नहीं पढ़े हैं। 0 से शुरू करते हैं 360 पर आते हैं तो फिर घूम के 0 पर आएंगे। तो इसका जो ग्राफ मिला वो ऐसे मिला, ऐसे ग्राफ मिला, मतलब ऐसे चलेगा, ऊपर से पहले आएगा ऐसे और ये ऐसे चलेगा, समझ रहे हैं। इसमें अंतर कहाँ से, ये 0 से शुरू हो रहा है, ऐसे चल रहा है, दोनों में थोड़ा सा अंतर दिख रहा है, एक 0 से शुरू हो रहा है और एक ऊपर से शुरू हो रहा है। लेकिन यही ग्राफ अगर माइनस में बनाना होगा ना, नीचे तो ग्राफ उल्टा हो जाएगा बिल्कुल। और उल्टा में कैसे होगा, जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा। मतलब ना समझिए ना, इसमें माइनस से गुणा करना है, तो ये 1 है, ये 1 है, ये 0 है, ये -1 है, समझ रहे हैं, ये 0 है, ये 1 है, तो माइनस से गुणा करेंगे तो 1 माइनस से गुणा होगा तो -1 हो जाएगा। लेकिन 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही रह जाएगा, और यहाँ पर माइनस से गुणा करेंगे ना तो ये +1 हो जाएगा, तो ऊपर चल जाएगा, 0 वाला वैसे ही रहेगा, और ये हो जाएगा -1। मतलब अब ये ग्राफ माइनस वाला ना ऐसे जाएगा, जो नीचे से हमारा गया वो कहाँ जाएगा, ऊपर से। तो ग्राफ हमारा कहाँ से रहेगा, नीचे से रहेगा। अब वो -1 इसका ग्राफ कहाँ से रहेगा, नीचे से। एक चीज और ध्यान देना, जो हमारा ये हाईएस्ट जो ऊंचाई है ना, ऊंचाई V0 का ऊंचाई है, और V0 हमारा बड़ा है, I0 क्या है, छोटा है। तो ऊंचाई तो रखेंगे लेकिन छोटा ऊंचाई रखेंगे, ठीक है। मतलब ना कि खींच के खूब बढ़न कर दो, बड़ा नहीं करना है, छोटा रखना है। तो यहाँ से देखिए थोड़ा छोटा सा, ये ऊपर तक गया है ना, हम थोड़ा सा नीचे से इसको ले लेते हैं, बनाई दूरी ज्यादा है, हई दूरी क्या है, मतलब ये छोटा है, ये किसके लिए है, I0 के लिए। देखिए यहाँ पर है, ये 90 पर हमारा जहाँ ये हाईएस्ट है तहाँ ये 0 हो रहा है ना, थोड़ा ध्यान देना, ये 0 पर 0 है, ये ग्राफ 0 पर नीचे ना है तो नीचे है, और ये 90 पर हाईएस्ट है और हमारा ग्राफ 90 पर 0 है, तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। और ये ऊपर की तरफ जाएगा, और ऊपर की तरफ गया तो 180 पर देखिएगा हाईएस्ट है, देखिए 0, 90, 180, यहाँ पर ये हाईएस्ट होगा, ठीक है, यहाँ पर हाईएस्ट होगा। और उसके बाद से 270 पर सीधे जाएगा, तो 0, 90, 180, 270, अब ये आ जाएगा ऐसे, ठीक है। और ये फिर घूम के ऐसे चल जाएगा। तो ये जो ग्राफ है ये किसके लिए है, I0 के लिए। एक काला वाला जो दिखा रहा है वो V0 को दिखा रहा है, और ब्लू वाला दिखा रहा है I0 को। कोई समस्या इसमें, अंतर समझ आ रहा है दोनों में। तो इसको हम बोलेंगे, ये कौन सा आरेख है, कला आरेख। और ये पूछेगा 2 नंबर में, केवल कला आरेख पूछ दिया तो केवल चित्र बना के छोड़ देंगे, कुछ नहीं लिखना है, केवल कला आरेख पूछेगा तो चित्र, बाकी और कुछ चीज पूछता है क्या, कॉस वाला आरेख यहाँ की, इसमें सुनो, ये जो ऊपर से खींचे हैं ये प्लस कॉस के लिए है, तो प्लस कॉस वाला मिटा देते हैं, क्योंकि माइनस कॉस वाला इसका उल्टा ना चल रहा है, ये प्लस कॉस वाला है, ये माइनस कॉस का है। तो जब ये 0 पर कोण 0 है तो रिजल्ट कितना है, -1। तो कोण हमारा 0 तो रिजल्ट नीचे जाएगा ना, नीचे है। 90 पर जाके 0 हो गया है, तो यहाँ बीच में जहां पर साइन हाईएस्ट होता है ना, वहां पर कॉस लोवेस्ट होता है। साइन 90 का 1 होता है, लेकिन कॉस 90 का 0 हो जाता है। तो जहां पर साइन हाईएस्ट होता है तो कॉस क्या होता है, लोवेस्ट हो जाता है। तो जहां पर आपका साइन हाईएस्ट है वहां जो कॉस है जाकर लोवेस्ट हो गया है। मतलब कि देखिए 90 पर 0, 180 पर हाईएस्ट, 90 पर 0,
180 पर हाईएस्ट, फिर आगे देखिए 180 पर हाईएस्ट और 270 पर 0, तो यहाँ से सीधा आ गया कहाँ पर 270 पर 0। फिर उसके बाद 360 पर हाईएस्ट, आ गया 360 पर क्या है हाईएस्ट है। तो एक हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है और एक जा रहा है कहाँ से नीचे से, क्योंकि एक प्लस में है दूसरा वाला किस में है माइनस में है। तो छाप दो इसको। एक चीज और ध्यान देना कि जो एक चीज और ध्यान देना, इसमें जो वोल्टेज है वो अग्रगामी है कि पश्चगामी है? कितना डिग्री? 90 डिग्री। वोल्टेज आगे है, धारा पे क्या है पीछे है, और कितना डिग्री आगे है 90 डिग्री आगे है। एक 90 डिग्री पीछे चल रहा है। बनाओ। भाई ऊपर क्या बनाया है? अच्छा ये क्या है भाई? क्या है ये? ओमेगा टी है। ये ओमेगा टी माइनस π/2 है। आई का जो कला है वो ओमेगा टी से 90 डिग्री कम है, तो कम मतलब पीछे है। एक 90 डिग्री कहाँ है? आगे है। तो पीछे दिख नहीं रहा है, एक 0 है एक माइनस में है, तो माइनस वाला पीछे ना होता है। 0 से शुरू हो रहा है, आई कहाँ शुरू हो रहा है माइनस से, तो एक आदमी 0 से शुरू कर रहा है, एक आदमी माइनस से, तो कौन पीछे है? माइनस वाला पीछे है, 0 वाला क्या है आगे है। देखिए जब यह वाला जब भी 0 हाईएस्ट हो रहा है ना, अभी ये अधिकतम हो रहा है, तो अभी अभी बढ़ के 0 हो रहा है, समझ रहा है। आज जब ये और आगे जाके 0 हो रहा है तो अभी पहली बार हाईएस्ट हो रहा है, समझ रहा है। तो एक 0 से शुरू कर रहा है और एक कहाँ शुरू कर रहा है, तो जब तक ये अपने अधिकतम पर पहुंच रहा है ना तब तक तो ये भी 0 हो रहा है, तो पीछे तो चल ही रहा है। और कितना डिग्री पीछे चल रहा है 90 डिग्री। तो इस चित्र को बना लो जल्दी से।